गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने सामाजिक विभाजन के बारे में पढ़ा कि सामाजिक विभाजन किस प्रकार समाज में आता है और लोकतंत्र के अंदर वो किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति देता है। उसके बाद हमारा जो आज का नेक्स्ट पॉइंट है वो है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। कि जो विविधताएं होती है समाज में वो एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं। सामंजस्य का मतलब होता है मेल, और टकराव कब होता है? जब अलगाव हो, जब दो विभिन्न समुदाय, दो विभिन्न धर्म एक दूसरे के क्या होते हैं? खिलाफ होते हैं। सामंजस्य का मतलब होता है जब वो एक दूसरे का क्या करते हैं? आदर करते हैं। तो हम बात करते हैं टकराव की, कि सामाजिक जो विभाजन है वो कब होगा? जब सामाजिक जो अंतर है, कौन सा अंतर? सामाजिक अंतर दूसरी विभिन्नताओं से या दूसरी विविधताओं से ऊपर व बड़ा हो जाए। कि हम दूसरी विविधता से अपने आप को ऊपर मानना शुरू कर दें, दूसरे को निम्न, अपने आप को हम बड़ा मानना शुरू कर दें और दूसरे को हम क्या मानना शुरू कर दें? छोटा। जैसा कि अमेरिका में हमने देखा कि श्वेत और अश्वेत का अंदर, चमड़ी का जो रंग था वही सामाजिक विभाजन का आधार बन गया। क्यों बना? कि जो अश्वेत लोग थे उनको लंबे समय तक गुलाम बना के रखा गया, तो वो गरीब थे, बेघर थे और भेदभाव का क्या हो गए? शिकार। ऐसा ही अगर हम भारत के बारे में देखें तो भारत में भी दलित समुदाय के लोग रहते हैं जो क्या है? गरीब हैं, भूमिहीन है, और उनके साथ भी भेदभाव और अन्याय किया जाता है। तो यदि किसी एक प्रकार का जो सामाजिक जो अंतर है वो दूसरे अंतरों से क्या बन जाए? महत्वपूर्ण बन जाए, तो फिर क्या होगा? जो लोग हैं वो दूसरे समुदाय से क्या करेंगे? विभाजित हो जाएंगे, दूसरे समुदाय से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और अगर ये सामाजिक जो असमानता है, सामाजिक असमानता एक से अधिक समुदायों में एक जैसी हो, क्या हो? समुदाय क्या हो? एक से ज्यादा हो, और उनके अंदर जो असमानताएं हैं वो क्या हैं? एक जैसी हो। जैसे कि मुस्लिम है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, धर्म तो बहुत है, और इन सारी जो धर्मों के अंदर अगर असमानता क्या हो जाए? एक जैसी हो जाए, तो हिंदू धर्म का व्यक्ति किसके साथ शामिल नहीं होगा? मुस्लिम के साथ। मुस्लिम किसके साथ नहीं होगा? जैन के साथ। जैन किसके साथ नहीं होगा? हिंदू के साथ। ईसाई किसके साथ नहीं होगा? इन तीनों में से किसी के साथ नहीं होगा। तो फिर इन तीनों को, चारों को, या इससे अगर ज्यादा है तो उनको अपनी जो सामाजिक जो पहचान है वो बनाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहता है कि यदि किसी एक मुद्दे के ऊपर कई समूहों के हित क्या हो? एक जैसे हों, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर इनके क्या होंगे? अलग। दूसरा मुद्दा किसका हो जाएगा? धर्म। धर्म पर तो ये क्या हो जाएंगे? सारे अलग हो जाएंगे। गरीबी पर तो हो सकता है ये सारे क्या हो जाएं? एक हो जाएं। सारे समुदाय के हम गरीब हैं, हमारे साथ इस कारण भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन अगर बात किसकी आ जाए? धर्म के आधार पे आ जाए, तो फिर ये कोई भी अपने धर्म को कमजोर मानने को तैयार नहीं होगा। उसका हम आपको यहां एक एग्जाम्पल बताते हैं। दो देश हैं, उत्तरी आयरलैंड
और नीदरलैंड। अब ये दोनों ही देश ईसाई हैं। किस धर्म को मानते हैं? ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो। एक तो कौन सी है? प्रोटेस्टेंट। कौन सी है? प्रोटेस्टेंट। दूसरी कौन सी है? रोमन कैथोलिक। दूसरी कौन सी है? रोमन कैथोलिक। और दोनों ही जो समूह है ये किस धर्म को मानते हैं? ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन आयरलैंड के अंदर, अब हम खाली बात किसकी करेंगे? अब आयरलैंड की करेंगे, फिर नीदरलैंड्स की करेंगे। तो अगर हम आयरलैंड की बात करें, किसकी बात करें? आयरलैंड की। तो यहां पर समुदाय दोनों है। कौन कौन सा? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि प्रोटेस्टेंट क्या है और कैथोलिक क्या है। कैथोलिक जो धर्म है ये प्राचीन ईसाई धर्म है, सबसे प्राचीन। और इसका नेतृत्व रोम का पोप करता था। कौन करता था? रोम का पोप। इसलिए इस धर्म का नाम क्या पड़ गया? रोमन कैथोलिक। कि इन चर्चों का जो मुखिया होता था, ईसाई धर्म के लोगों का पवित्र जो स्थान है वो चर्च होता है। तो यूरोप के जितने भी चर्च होते थे उनका मुखिया रोम के अंदर रहता था, पोप जिसको बोला जाता था। अब ये लोग बाइबल का अर्थ अलग तरीके से निकालते थे, लोगों का शोषण करते थे। तो इस कैथोलिक धर्म के अंदर बहुत सी बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर ने एक आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? मार्टिन लूथर ने। उस आंदोलन का नाम था प्रोटेस्टेंट आंदोलन। उसने कहा था इस ईसाई धर्म के अंदर, जो कैथोलिक धर्म में जितनी बुराइयां हैं उनको खत्म कर दिया जाए, तो एक सरल धर्म आ जाएगा। तो लोग किसके साथ हो गए? मार्टिन लूथर के साथ। क्योंकि उस समय चर्च जो है 10% अलग से टैक्स लेता था किसानों से, मजदूरों से, और इसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं था और उसे कोई भी टैक्स सरकार को देना नहीं पड़ता था। तो जो दुखी वर्ग था वो किसके साथ हो गया? प्रोटेस्टेंट के साथ। और वहां भी ईसाई धर्म था। तो ये दो भागों में ऐसे बटे। तो आयरलैंड में भी दो तरीके के लोग थे, कैथोलिक भी थे और कौन थे? प्रोटेस्टेंट भी थे। लेकिन वहां जो कैथोलिक जो समुदाय था आयरलैंड में, वो गरीब था और लंबे समय से उनके साथ क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था। इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? टकराव हो रहा था। अब यही बात नीदरलैंड्स में है। नीदरलैंड के अंदर वर्ग और धर्म के बीच में ऐसा मेल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के अंदर समान रूप से गरीब और अमीर थे। जबकि उत्तरलैंड में जो उत्तरी आयरलैंड था उसमें क्या था? कैथोलिक क्या थे? गरीब थे। प्रोटेस्टेंट गरीब नहीं थे। तो यहां दोनों के दोनों क्या थे? दोनों ही वर्गों में अमीर और क्या थे? गरीब थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो नीदरलैंड है उसमें तो ये आपस में लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि गरीब गरीब जैसे हो गए दोनों, अमीर अमीर जैसे हो गए। तो अमीरों के संपर्क कैथोलिक के भी थे और प्रोटेस्टेंट के भी आपस में थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के गरीबों के संबंध आपस में अच्छे थे। जबकि आयरलैंड में ऐसा नहीं था, क्योंकि आयरलैंड में कैथोलिक गरीब थे, तो वहां सामाजिक जो विभाजन है वो ज्यादा हो गया। इसलिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट उत्तरी आयरलैंड में क्या करते थे? झगड़े करते थे, आए दिन मारपीट होती थी। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब सामाजिक विभाजन के अंदर जो विषमताएं एक दूसरे से अगर गुथ जाएगी तो फिर गहरा सामाजिक विभाजन होना क्या हो जाएगा? तैयार। और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन यदि समानताएं जो विभिन्नताएं हैं एक साथ कई समूहों में एक जैसी हो तो उनको संभालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां कि कुछ समुदाय कुछ देश ऐसे हैं जहां पर समरूप समाज है। अब इसको हम समझ लेंगे कि समरूप समाज क्या होता है। किसे कहते हैं समरूप समाज? एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, जातीय विविधता, ज्यादा गहरी ना हो। वहां की जो संस्कृतियां हैं, वहां का जो समाज है, उसके अंदर क्या हो, सभी प्रकार के लोग एक समान रूप से रहते हो। किस रूप से रहते हो? एक समान रूप से रहते हो। और वहां रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हो, क्या होगा उसमें? समरूप समाज में अधिकतर जो लोग होंगे, अधिकतर लोग क्या होंगे, एक ही नस्ल व संस्कृति के होंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? समरूप समाज बोलते हैं। तो अगर ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक देश था बेल्जियम। अब वहां समुदाय अनेक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सत्ता का विभाजन किस पे कर लिया? समुदाय के आधार पर कर लिया, और वहां किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन जो समरूप समाज जहां पर है वहां भी समाज बदल रहा है, क्योंकि दुनिया के दूसरे हिस्से से लोग उन देशों में जा रहे हैं। और जब ऐसे देश जैसे कि भारत के व्यक्ति अमेरिका में बस रहे हैं तो वो भारतीय संस्कृति को लेके जाएंगे वहां, या चाइना में बस रहे हैं, इंग्लैंड में बस रहे हैं, तो वहां एक नई संस्कृति पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेके जाएंगे। जब वो संस्कृति लेके जाएंगे तो अपना समुदाय बनाएंगे। इस कारण आज दुनिया के सारे देश क्या हो गए हैं? बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। क्योंकि वैश्वीकरण आने की वजह से रोजगार की तलाश में, तकनीक की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, व्यापार की तलाश में, अच्छे जो है माहौल की तलाश में लोग एक देश से दूसरे देश में क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं, और वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर के जाते हैं। और विभिन्न देश जो है अब क्या बन गए हैं? बहु सांस्कृतिक हो गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नए पॉइंट, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। कि जो सामाजिक जो विभाजन है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, या सामाजिक जो विभाजन है वो राजनीति को कुरूप कर देते हैं, या जो सामाजिक विभाजन है क्या वो राजनीति के लिए जरूरी होते हैं। इन सभी प्रश्नों का हम यहां हल ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी तो दिक्कत है, अगर सामाजिक विभाजन राजनीति का रूप ले लेता है और अगर उसको संभाला नहीं जाता है तो वो किसका कारण बन जाता है? टूट का कारण बन जाता है। और आपने देखा होगा भारत का विभाजन इसी कारण तो हुआ कि भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम धर्म के कारण दो समुदायों के बीच कटुता इतनी गहरी हो गई कि हम उसे राजनीतिक रूप से संभाल नहीं पाए, और हिंदुस्तान का विभाजन हो गया, दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। हमारे देश से बढ़ करके कोई भी उदाहरण हमारे लिए यहां प्रस्तुत नहीं हो सकता। हम हमारे देश से समझ सकते हैं कि सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है, और अगर उसके ऊपर राजनीति सही ना हो, राजनीति करने वाले लोग अगर बुद्धिजीवी ना हो, तो वो धीरे धीरे इतना ज्यादा प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है कि वो देश विखंडन की तरफ चला जाता है। और ऐसा बहुत देशों में हुआ है। रूस 1992-91 के अंदर 16 गणराज्यों में बंट गया था। युगोस्लाविया जो है कई टुकड़ों में बंट गया। तो आइए हम इस परिणाम को देखते हैं कि जो सामाजिक जो विभाजन की जो राजनीति है, अगर पहली नजर में अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें बहुत ज्यादा क्या लगती है? खतरनाक और विस्फोटक। क्यों? क्योंकि इससे समाज जो है वो फूट का शिकार हो जाता है। लेकिन इसके भी दो पक्ष हैं। अगर सकारात्मक राजनीति होती है सामाजिक विभाजन को लेकर के तो फूट नहीं होती है। क्या नहीं होगी? फूट कब नहीं होगी?
जब सामाजिक विभाजन को राजनीतिक दल सकारात्मक लेते हैं तो टूट फूट नहीं होगी, और नकारात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगी? फूट हो जाएगी, टूट हो जाएगी। अब हम वापिस जो है किसका एग्जाम्पल लेते हैं? अभी हम बात कर रहे थे यहां उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड की। किसकी बात कर रहे थे? उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड की। अब यहां की राजनीति क्या कहती है? क्या कहती है यहां की राजनीति? कि जो उत्तरी आयरलैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन का काफी लंबे समय से हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहां की जो आबादी मैंने बताई वो ईसाई है, और यहां दो पंथों के बीच में पूरी तरीके से टकराव होता है। वो कौन है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्टेंट है उनकी जो यहां पर जो संख्या है वो कितनी है? 53% आबादी है। 53% आबादी यहां किसकी है? प्रोटेस्टेंट की है। और करीबन 44% कौन सी है? रोमन कैथोलिक है। प्रश्न आ जाते हैं एक एक नंबर के ये। अब ये क्या करते हैं? जो उत्तरी आयरलैंड के जो लोग हैं उसके जो कैथोलिक पार्टियां हैं राजनीतिक, कौन सी पार्टियां? कैथोलिक राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसका नेतृत्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। कौन सी पार्टियां करती है? नेशनलिस्ट। और वो नेशनलिस्ट जो पार्टियां हैं वो तो ये मांग करती है कि उत्तरी आयरलैंड को किसका गणराज्य बनाया जाए? आयरलैंड गणराज्य में मिलाया जाए। कौन से गणराज्य में मिलाया जाए? आयरलैंड में मिलाया जाए। क्योंकि जो आयरलैंड गणराज्य है वो क्या है? कैथोलिक है। इसके आधार पर हमें क्या पता लगा कि जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वो किस धर्म को सपोर्ट करती है? कैथोलिक को करती है। किसको नहीं करती? प्रोटेस्टेंट को नहीं करती। और जो दूसरी जो पार्टी है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? प्रोटेस्टेंट का। उस पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है? यूनियनिस्ट पार्टी। अब यूनियनिस्ट पार्टी कहती है कि उत्तरी आयरलैंड को किसके साथ रहना चाहिए? ब्रिटेन के साथ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जो ब्रिटेन है वो कौन सा देश है? प्रोटेस्टेंट देश है। तो एक ही देश के अंदर दो प्रकार की आबादी एक ही धर्म की है, सिर्फ उनका जो पंथ है वो अलग अलग है। तो इसी आधार पर वहां की जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने भी दोनों पथों के आधार पर अपनी क्या कर ली? राजनीतिक दल बना लिए, नेशनलिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। इस कारण यूनियनिस्टों के बीच और नेशनलिस्टों के बीच बहुत भयंकर हिंसक टकराव होता है, और इसी के कारण बहुत ज्यादा संख्या में सैकड़ों लोग और सैनिक यहां मारे गए। तो ब्रिटेन की सरकार ने आखिरकार नेशनलिस्टों के बीच और यूनियनिस्टों के बीच क्या करवाया? एक समझौता करवाया। कब? 1998 में। उसके बाद इन दोनों के बीच शांतिपूर्वक समझौते के तहत ये हिंसक आंदोलन क्या हो गए? बंद हो गए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर देश के अंदर ऐसे ही समझदार लोग रहते हों और समझौते के द्वारा इन आंदोलनों को क्या कर लें? समाप्त कर लें। अगर हम यही बात युगोस्लाविया के संदर्भ में करें, एक देश और है युगोस्लाविया, वहां पर भी इसी प्रकार के धार्मिक टकराव थे और उसने युगोस्लाविया को क्या कर दिया? बांट दिया, टुकड़े कर दिए उसके, जबकि आयरलैंड के टुकड़े नहीं हुए। तो यदि ऐसे उदाहरणों के आधार पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का तो मेल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी क्या है? नहीं होना चाहिए। ये समाज को क्या करता है? खत्म करता है। समाज को क्या करता है? ये खत्म कर देता है। तो फिर हम ये मानते हैं कि किसी भी देश के अंदर सामाजिक विभाजन होना ही नहीं चाहिए। सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो क्या है?
कि किसी भी देश में क्या नहीं होना चाहिए, सामाजिक विभाजन होना ही नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया स्थिति तो ये है। लेकिन यदि किसी देश में सामाजिक विभाजन है भी तो उसे किस में नहीं जाने देना चाहिए? राजनीति में नहीं जाने देना चाहिए। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के अंदर उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड और यूगोस्लाविया के अगर एग्जाम्पल देखें तो हम यहां ये निष्कर्ष निकालेंगे कि समाज के अंदर सामाजिक विभाजन होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो वो राजनीति में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं जाना चाहिए? राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। अब ये जो सामाजिक विभाजन है ये क्या करती है? लोगों की जो अभिव्यक्ति है उसमें फूट पैदा कर देती है, बताते हैं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें, अगर कहीं सामाजिक विभाजन है, अगर उसके अंदर राजनीति नहीं होगी तो वो जो सामाजिक विभाजन के अंदर गरीब लोग हैं वो किस पे चले जाएंगे? हाशिए पे चले जाएंगे और उनकी कोई भी व्यक्ति सुनवाई नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक वर्ग की अभिव्यक्ति हो उसके लिए राजनीतिक विभाजन राजनीतिक तौर पर होना भी क्या है? जरूरी है। तो पहले भी हमने देखा है कि बहुत से देशों के अंदर किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन भी है और ऐसे सामाजिक विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। भारत में देखो आप, बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो केवल कुछ ही समुदाय के लोगों का समर्थन करती है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है। कौन सी समाज पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी। ये केवल दलितों के लिए ही काम करती है और कोई काम करती नहीं है। तो जरूरी हो गया है, अगर राजनीतिक अभिव्यक्ति अगर दलित अपनी नहीं दर्शाएंगे तो उनका क्या नहीं होगा? सम्मान नहीं होगा, उनकी बातें नहीं मानी जाएगी। लेकिन इन मांगों का क्या होना चाहिए? उचित मापदंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित मापदंड होना चाहिए और सरकार को उन समूहों की बातों को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो अधिकतर देशों के अंदर जो मतदान किया जाता है उसका जो स्वरूप है वो सामाजिक विभाजन के स्वरूप के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। और इसी के तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी दल को दूसरे से क्या करते हैं? पसंद या नापसंद करते हैं। या तो उसे ज्यादा पसंद करेंगे या क्या करेंगे? कम। अगर ज्यादा पसंद करेंगे तो दलित लोग किसको वोट देते हैं? बहुजन समाज पार्टी को। तो देश के अंदर बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय के ऊपर क्या देती है? ध्यान देती है। जैसे कि मार्क्सवादी पार्टी है, ये किस पे ध्यान देती है? मजदूरों पे। किस पे ध्यान देती है? केवल मजदूरों पे। बहुजन समाज पार्टी किस पे ध्यान देती है? केवल दलित पे। तो अगर सिर्फ एक समुदाय के ऊपर अगर ध्यान देगी और उसी के हित में राजनीति करती है तो इन सब से की जो परिणति है वो देश के विखंडन से क्या है? नहीं होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है 3 आयाम, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।